स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, उनकी स्थिति अवस्थिति क्या है, कौन कौन से कच्चे पदार्थ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, इन सब तमाम बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और भारत के प्रमुख उद्योग की ये दूसरी कक्षा है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में औद्योगिक नीति का अध्ययन किया था। हम लोगों ने कौन कौन से आज़ादी से पहले उद्योग धंधे स्थापित हुए थे उसकी बात की थी। और उसके पश्चात औद्योगिक नीति के पश्चात फिर हम लोगों ने संस्थागत सुधार देखे थे स्वतंत्रता से पूर्व और उसके पश्चात। आज हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस कक्षा में हम लोग भारत में उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे और वर्गीकरण के आधार पर हम फिर एक एक उद्योग को लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखेंगे। भारत में भारत में उद्योगों का वर्गीकरण। भारत में उद्योगों का वर्गीकरण। भारत में उद्योगों का वर्गीकरण की बात करें तो उद्योगों को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में बांटेंगे। हालांकि विभिन्न आधारों पर हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। जैसे उद्योगों को देखेंगे हम, खनिज आधारित कौन कौन से उद्योग होते हैं। खनिज आधारित। हम लोग देखेंगे कृषि आधारित कौन कौन से उद्योग होते हैं। कृषि आधारित। हम लोग देखेंगे वन आधारित कौन कौन से उद्योग होते हैं। वन आधारित। अब खनिज आधारित की बात करें तो देखिए इस्पात उद्योग होता है। या हम लोग बात करें एल्यूमिनियम उद्योग की। एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें। अगर हम कृषि आधारित की बात करें तो चीनी उद्योग की बात करें। हम बात करेंगे कपास उद्योग की। ये जो है चीनी या कपास, ये क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग है। वन की बात करें तो रेशम उद्योग है बेटा। रेशम उद्योग की बात करते हैं। हम बात करते हैं लाख उद्योग की। लाख का कीट होता है, उसकी खेती की जाती है। या हम लोग बात करें कागज उद्योग की। ये क्या है, वन आधारित आपके उद्योग हैं, कागज उद्योग। अब इसके अतिरिक्त हम लोग स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे कि मालिक कौन है, मालिक कैसा है, यानी कि उस उद्योग पर किसका स्वामित्व है। तो स्वामित्व के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर इसके अंतर्गत हम लोग चार कैटेगरी बांटेंगे। जैसे नंबर एक पर हम लोग बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग।
हम लोग बात करेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग की। हम लोग बात करेंगे मिश्रित उद्योग की। और बात करेंगे सहकारी उद्योग की। पहला होता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, जिसका अर्थ है कि सरकारी, अर्थात जिस पर नियंत्रण सरकार का रहता है। पीएसयू जिसको कहते हैं, पब्लिक सर्विस जो यूनिट होती हैं, वो सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग जो कहलाते हैं वो है जिस पर प्राइवेट लोगों का, जैसे रिलायंस है, जैसे टाटा का है, जैसे महिंद्रा ग्रुप है, जैसे अडानी ग्रुप है, ये क्या है, निजी क्षेत्र के उद्योग है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो दोनों के कोलोब्रेशन से होते हैं, अर्थात जिसमें निजी भागीदारी भी होती है और सरकारी भागीदारी भी होती है। सहकारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें लोगों का एक समूह मिलकर किसी उद्योग को संचालित करता है। ठीक है। तो अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है सेल, भेल। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओएनजीसी, एनटीपीसी आदि। अगर निजी क्षेत्र की बात करें जाए तो रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप आदि। इनके जो भी उद्यम हैं वो निजी क्षेत्र के। अगर मिश्रित की बात की जाए तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है। तो लिख लेते हैं सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी। सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी। सार्वजनिक तथा निजी सार्वजनिक तथा भागीदारी। इसके अंतर्गत जैसा आता है ओ आई सी, ऑयल इंडिया, ओ आई एल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है बेटा। सहकारी उद्योग क्या होता है, लोगों के समूह द्वारा संचालित, लोगों के समूह द्वारा संचालित, लोगों के समूह द्वारा संचालित। जैसे हम लोग बात करें अमूल उद्योग की, या महाराष्ट्र में बहुत जो चीनी उद्योग हैं वो इसी आधार पर है। महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। ठीक है। तो जो स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से उद्योग होते हैं। इसके अलावा हम उत्पाद के उपभोग के आधार पर देखेंगे। उत्पाद जो प्रोडक्ट मिला है उसको कौन यूज कर रहा है। उत्पाद के उपभोग के आधार पर उत्पाद के उपभोग के आधार पर इस कैटेगरी के अंतर्गत हम दो तरह के देखेंगे। एक आधारभूत उद्योग होते हैं जो अन्य किसी उद्योग की रीढ़ होते हैं, अर्थात जिसके बगैर अन्य उद्योग नहीं चल पाते।
उनको कहते हैं आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग। दूसरे कहलाते हैं उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग। अगर हम आधारभूत उद्योग की बात करते हैं, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, अर्थात ये अन्य उद्योगों की रीढ़ होते हैं। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं। आधार अर्थात अर्थात ये उद्योग अन्य उद्योगों की रीढ़ होते हैं। अन्य उद्योगों की उद्योगों की रीढ़ होते हैं। अन्य उद्योगों की रीढ़ होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर जाए तो लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग है, तावा उद्योग है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम, तांबा उद्योग आदि। और उपभोक्ता उद्योग वो होते हैं जो सीधे ग्राहक के पास जाते हैं, अर्थात ये अन्य उद्योगों को आधार नहीं देते, बल्कि इसको सीधे उपभोग किया जाता है ग्राहकों के द्वारा। तो सीधे ग्राहकों के पास जो होते हैं वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। सीधे ग्राहकों के पास, ग्राहकों के इस एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो चीनी उद्योग। जैसे बात करें हम साबुन उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है आदि। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ, उत्पाद के उपभोग के आधार पर। उत्पादों का उपभोग कौन कर रहा है? अगर दूसरा उद्योग कर रहा है तो वो हो गया आधारभूत उद्योग, और जिसका उपयोग सीधे उपभोक्ता कर रहा है वो हो गया आपका उपभोक्ता उद्योग, अर्थात जो सीधे ग्राहकों के पास जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पूंजी निवेश के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। जैसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा काम है भाई साहब उनका, बहुत बड़ा काम क्या है, बहुत अधिक उसमें निवेश किया गया है, या बहुत छोटा काम है अर्थात उसमें कम निवेश किया गया है। तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को कैसे बांटा जाएगा, तो वो भी एक आधार बनता है जो उद्योगों का वर्गीकरण कर सकता है। तो हम लोग बात करेंगे पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर।
बृहद उद्योग होते हैं और लघु उद्योग होते हैं। बृहद उद्योग और लघु उद्योग होते हैं। अब बृहद उद्योग कौन से होते हैं? बृहद उद्योग वो होते हैं जहां पर निवेश अधिक होता है, 1 करोड़ रुपए से अधिक होता है, और जिसमें 1 करोड़ रुपए से कम होता है वो कहलाते हैं लघु उद्योग। तो 1 करोड़ से अधिक निवेश, 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश, 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश। और लघु उद्योग 1 करोड़ रुपए से कम निवेश। करोड़ रुपए से कम। तो 1 करोड़ से अधिक अगर निवेश है तो वो क्या हो गया बेटा? बृहद उद्योग हो गया, उसमें 1 करोड़ से अधिक रुपया लगा हुआ है। और अगर 1 करोड़ रुपए से कम निवेश है तो वो लघु उद्योग कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर अगर हम लोग बात करें, कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर अगर हम लोग देखें तो खनिज आधारित कौन कौन से हैं? अगर हम लोग बात करें कृषि आधारित कौन कौन से हैं? भाई कच्चा माल कहाँ से मिलता है? खनिज से मिलता है। कच्चा माल कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। या हम लोग बात करें वन आधारित, कच्चा माल कहाँ से मिलता है? वन से मिलता है। या हम लोग बात करें पशु आधारित, कहाँ से मिलता है? पशुओं से मिलता है। पशु आधारित। अगर हम खनिज आधारित की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया, तांबा उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। ये सब कौन से उद्योग हैं जो हमको खनिजों से पर आधारित है? जैसे मान लीजिए लौह इस्पात उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया। या हम बात करें एल्युमिनियम उद्योग हो गया। या हम बात करें तांबा उद्योग हो गया। या हम बात करें सीमेंट उद्योग हो गया। अगर हम कृषि आधारित की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया। हम बात करें तो चीनी उद्योग हो गया। हम बात करें जूट उद्योग हो गया। ये क्या, कृषि से चीजें प्राप्त होती हैं, उससे ये उद्योग चलते हैं। अगर मान लीजिए कपास नहीं होगा तो सूती वस्त्र उद्योग नहीं होगा। अगर गन्ना नहीं होगा तो चीनी उद्योग नहीं होगा। जूट की खेती नहीं होगी तो जूट का उद्योग नहीं होगा। अगर वन आधारित बात करें तो रेशम उद्योग है। या हम लोग कागज उद्योग, भाई लकड़ी नहीं होगी तो फिर कागज नहीं बनेगा। कागज उद्योग हो गया। लाख उद्योग पहले ही बात कर चुके हैं हम इसकी, उद्योग हो गया। अगर पशु आधारित की बात करें तो चमड़ा उद्योग। चमड़ा हमको कहाँ से मिलता है? पशुओं से मिलता है। अगर पशु नहीं होंगे तो चमड़ा कहाँ से मिलेगा? चमड़ा उद्योग हो गया। ऊन उद्योग,
ऊन कहाँ से मिलता है हमको? भेड़ से मिलता है। अगर भेड़ की पालना बंद कर दें लोगों को तो ऊन की प्राप्ति नहीं हो। तो ये कुछ हमारे आधार रहे जिनके आधार पर हम उद्योगों को विभाजित करते हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले खनिज पदार्थों की बात करेंगे, खनिज आधारित उद्योग की बात करेंगे, फिर कृषि आधारित उद्योग की बात करेंगे, फिर वन आधारित उद्योग की बात करेंगे। तो इस तरह आगे बढ़ते हुए हम चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग की। तो हेडिंग दीजिएगा खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित आधारित उद्योग की हम लोग बात कर। खनिज आधारित उद्योग में है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। अब जो लौह इस्पात उद्योग है ये अन्य उद्योगों की क्या है, रीढ़ कही जाती है। तो लिख लेंगे अन्य उद्योगों की, उद्योगों की रीढ़, अन्य उद्योगों की रीढ़ कही जाती है। अब इसकी अवस्थिति क्या होनी चाहिए? भाई कच्चे माल का स्रोत होना चाहिए, यानी कि लौह अयस्क उपलब्ध हो, कोयले की उपलब्धता हो, बाजार की उपलब्धता हो और जल की उपलब्धता हो। ये सारी चीजें जिस स्थान पर होंगी वहां पर ये उद्योग खूब फले फूलेगा। तो इसके लिए अवस्थिति का आधार क्या होना चाहिए? अवस्थिति का आधार या इसकी अवस्थिति कहाँ पर होनी चाहिए? इसकी अवस्थिति चाहिए कच्चा माल का स्रोत हो, कच्चे माल का स्रोत, और कोयला ऊर्जा का स्रोत हो। बाजार उपलब्ध होना चाहिए और जल की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है। अब इस आधार पर हम लोग भारत में लौह इस्पात उद्योग को बांटते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीजें उपलब्ध है। तो अवस्थिति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर अवस्थिति के आधार पर भारत में लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग की बात अवस्थिति के आधार पर। अब अवस्थिति क्या है? कच्चा माल है, कोयला है, जल है, इसकी बात। तो लौह अयस्क के आधार पर बात कर लेते हैं, जहाँ पर लौह अयस्क की उपलब्धता है। लौह अयस्क के आधार, कोयले की उपलब्धता के आधार पर, कोयले उपलब्धता। अब देखते हैं आदर्श स्थिति जहाँ पर दोनों उपलब्ध है।
आदर्श स्थिति पर। या हम बात करेंगे तटीय क्षेत्रों पर जहां पर पानी उपलब्ध है। क्षेत्रों के आधार पर। अब कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे लोअर्स्क के पास में है राउरकेला इस्पात उद्योग। सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, आप लोग उसके आगे इस्पात उद्योग लिख लें। राउरकेला इस्पात उद्योग, भिलाई इस्पात उद्योग, भिलाई इस्पात उद्योग, भद्रावती, भद्रावती इस्पात उद्योग, सेलम इस्पात उद्योग, विजयनगर इस्पात उद्योग। ये जितने भी इस्पात उद्योग हैं, ये सब लौह अयस्क के आधार पर हैं। कोयले के आधार पर बात करें तो इसको, अभी हम लोग इस पर डिटेल में बात भी करेंगे। इसको दुर्गापुर कोयले की खान है यहाँ पर, दुर्गापुर, बोकारो, बोकारो इस्पात उद्योग। अगर आदर्श स्थिति की बात करें जहाँ लौह अयस्क और कोयला दोनों उपलब्ध हैं, लौह अयस्क तथा कोयले की उपलब्धता। कोयले की उपलब्धता जैसे टिस्को। और तटीय क्षेत्रों की बात करें जैसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम, पत्तनम कह लो या पट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ पर है बेटा, आंध्र प्रदेश। और उड़ीसा में है गोपालपुर, गोपालपुर उड़ीसा में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अवस्थिति के आधार पर, भाई देखिए, लोह इस्पात उद्योग है तो लोह अयस्क होना चाहिए, कोयला होना चाहिए वहां पर, पिघलाएगा। आदर्श स्थिति क्या है, जहां पर लोह अयस्क और कोयला दोनों उपलब्ध है, जैसे टिस्को है। तटीय क्षेत्रों के आधार की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में गोपालपुर है। तो ये तटीय क्षेत्रों के आधार पर बात है। अब हम लोग करेंगे भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग की बात करेंगे। भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग की हम लोग बात करते हैं इसको की। इसको की इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसके 3 प्रमुख कारखाने हैं वेस्ट बंगाल में, तो लिखेंगे इसके के पश्चिमी बंगाल में 3 प्रमुख कारखाने, प्रमुख कारखाने, प्रमुख कारखाने।
कहाँ कहाँ पर है? नंबर 1 कुल्टी में है। नंबर 2 की बात करें तो बर्नपुर है। अगर नंबर 3 की बात करें तो सिंहभूम है। सिंहभूम है। अब इसको कहाँ से क्या क्या चीज़ मिलती है इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें लौह अयस्क की। लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है बेटा इसको सिंहभूम से, या सिंह भूमि भी कहते हैं, सिंह भूम भी कहते हैं, कुछ भी मान लीजिए। सिंह भूमि की बात कर, सिंह भूमि कहाँ है बेटा? झारखंड में। वहां से इसको प्राप्त होता है। अगर हम लोग बात करें कोयले की, कोयला कहाँ से मिलता है इसे? तो कोयला मिलता है झरिया से। झरिया कहाँ है? ये भी झारखंड। अगर मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज कहाँ से मिलता है? बड़ा जामदा से मिलता है। बड़ा जामदा क्षेत्र है झारखंड व उड़ीसा में। अगर चूना पत्थर की बात की जाए तो चूना पत्थर मिलता है वीर मित्रपुर से। मित्रपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगर पानी की बात की जाए, जल की बात की जाए, तो जल प्राप्त होता है बराकर नदी से। हम लोगों ने पढ़ा था दामोदर नदी की सहायक नदी थी बराकर नदी। तो बराकर नदी से हमको ये प्राप्त होता है। किसकी है? दामोदर नदी की सहायक नदी। ध्यान दीजिएगा पिछले पन्नों को अगर आप लोग पलटेंगे तो ये चीज मिलेगी। दामोदर नदी सहायक। दामोदर नदी की सहायक नदी, वहां से इसको जल की प्राप्ति होती है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं टिस्को की। इसको कर हम लोगों ने, अब बात करेंगे हम टिस्को की। ये प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि इसको कहाँ से क्या मिलता है। इसको की अगर फुल फॉर्म कर दें तो टाटा आयरन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील कंपनी, टाटा आयरन है स्टील कंपनी। ये जो कंपनी है यह आदर्श स्थिति में स्थापित है, अर्थात यहाँ पर लौह अयस्क और कोयला दोनों की उपलब्धता है। ठीक है, तो लिखेंगे आदर्श स्थिति में स्थित, आदर्श स्थिति में स्थिति स्थापित लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। अब आदर्श स्थिति कहाँ है? जहाँ पर लौह अयस्क और कोयला दोनों की उपलब्धता हो। ये कहाँ पर है? जमशेदपुर, झारखंड में। हेलो, या जमशेदपुर। लोगों ने पहले ही बात की है, इसके प्राचीन नाम साकची था, लेकिन अब टाटा नगर या जमशेदपुर नगर। अब इसको कहाँ से क्या क्या उसकी बात करते हैं। जैसे बात करते हैं लौह अयस्क कहाँ से मिलता है। लौह अयस्क मिलता है इसको गुरु महिषणी और बादाम पहाड़ियों से।
गुरु महिषिणी एवं बादाम पहाड़ियों पहाड़ी से उड़ीसा में। अगर हम लोग कोयला की बात करें, कोयला कोयला मिलता है झरिया से। झरिया से, झरिया कहाँ है? झारखंड। कोयला के बाद अगर हम चूना पत्थर या डोलोमाइट की बात करें, चूना पत्थर की अगर हम लोग बात करें तो वीर मित्रपुर से मिलता है। हम लोगों ने पहले भी देखा इसको, वीर मित्रपुर से मिलता है, उड़ीसा से। अगर हम लोग मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज मिलता है सिंह भूमि से। झारखंड में। अगर जल की प्राप्ति की बात करें, जल कहाँ से मिलता है? ये मिलता है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, ये सारी नदियों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। स्वर्ण रेखा तथा खरकाई नदी के संगम पर, तथा खरकाई नदी के संगम से, खरकाई नदी संगम से। ठीक है, खरकाई नदी के संगम से हमको ये इसके लिए जल की प्राप्ति होती है। ठीक बेटा, चलिए अब हम लोग बात करेंगे विजाग की। विजाग की बात करेंगे, विशाखापट्टनम जो इस्पात उद्योग है उसकी बात करें। विशाखापट्टनम, पट्टनम, पट्टनम, पट्टन, इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको विजाग भी कहा। विजाग, ठीक है। ये भारत का पहला तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग है जो तट पर स्थित है। भारत का पहला तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग, तटवर्ती लौह इस्पात पहला तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग। इसको कहाँ से क्या क्या मिलता है? अगर हम बात करें लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क मिलता है इसको बेलाडेला से, छत्तीसगढ़ में है बेलाडेला, छत्तीसगढ़। अगर बात करें कोयला की, कोयला मिलता है दामोदर नदी घाटी से और ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया से भी। ऑस्ट्रेलिया
भी आयात किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाता है। अगर चूना पत्थर की बात करें, चूना पत्थर की बात करें तो ये खम्मन क्षेत्र से मिलता है, तेलंगाना से। खम्मन क्षेत्र, तेलंगाना। तेलंगाना। अब हम लोग बात करते हैं विस्को की। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन या कंपनी, विस्को की बात करता है। विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया इस्पात, आयरन एवं इस्पात उद्योग। इस्पात ठीक है बेटा, इसकी हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको कहाँ से क्या मिलता है उसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बेटा लोहे को गलाने के लिए, अयस्क को गलाने के लिए ना विद्युत भट्टियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ कोयला उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग इन सब पॉइंट्स को लिखेंगे, तो लिखते हैं लोह अयस्क की सबसे पहले बात, क्योंकि भैया लोह अयस्क तो चाहिए ही चाहिए। लोह अयस्क मिलता है कुद्रेमुख और बाबा बुदान की पहाड़ियों से। कुद्रेमुख, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। बुदान की पहाड़ियाँ। यहाँ लोह अयस्क, यहाँ लोह अयस्क विद्युत भट्टियों में, विद्युत भट्टियों में गलाया जाता है। विद्युत भट्टियों में गलाया जाता है क्योंकि यहाँ कोयले की, या कोयले की अनुपलब्धता है। अनुपलब्धता का बात करें हम चूना पत्थर की, चूना पत्थर की, तो वो चिकमंगलूर से प्राप्त होता है। चिकमंगलूर से। बात कर रहे हैं विद्युत आपूर्ति की। विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है? तो विद्युत आपूर्ति होती है जोग जलप्रपात से। शरावती नदी पर है, लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसकी, जोग जलप्रपात से। ठीक है। जल कहाँ से मिलता है? जल मिलता है नदी से। भद्रा, ये बेटा। तो हम लोगों ने बात करी इस्पात उद्योग की, हम लोगों ने बात की आयरन उद्योग की, लोह इस्पात उद्योग की हम लोगों ने यहाँ बात की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्युमिनियम उद्योग की बात करेंगे। तो आज लगभग 23वीं क्लास हो गई है, तो एक दो क्लास में आपके उद्योग समाप्त हो जाएंगे।
इस तरह करते करते हम लोग भारत के भूगोल का पूरा अध्ययन कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वो एल्युमिनियम उद्योग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।